नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करी थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए लेकर हाजिर हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है कि 1991 के आर्थिक सुधार और नई आर्थिक नीति, जो कि 1991 में लागू हुई थी। तो उसी के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी के पैट एग्ज़ाम के लिए या यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, सभी वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आर्थिक सुधार, बात करते हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार की बात करें तो मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों के गुण होते हैं। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का गुण शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ ये व्यवस्था अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने लगी तथा विकास नहीं हो पाया। मतलब बढ़ते बढ़ते समय के साथ साथ ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, ये देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में एक बाधा उत्पन्न करने लगी और हमारे देश में विकास नहीं हो पाया। ठीक है, इसी समस्या को देखते हुए 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। और 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करने के पीछे कारण ये भी था कि उस समय हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। मतलब हमारे पास फॉरेन रिजर्व इतना कम बचा था कि हम मुश्किल से एक या 2 महीने का ही आयात कर सकते थे। उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने अपनी एक ऐसी योजना बनाई और नई आर्थिक नीति को लागू किया। ठीक है, नई आर्थिक नीति में निम्न बदलाव किए गए। देखते हैं नई आर्थिक नीति में कौन कौन से बदलाव किए गए। तो पहला बदलाव था यहाँ पे, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग की जगह लिबरलाइजेशन को अपनाया गया। मतलब उद्योग और व्यापार के लिए जो पहले लाइसेंस दिया जाता था, अब उसकी जगह लिबरलाइजेशन को अपनाया गया। मतलब उदारीकरण को अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है, उद्योगपति कोटा के लिए कोटा की जगह प्राइवेटाइजेशन को अपनाया गया। मतलब निजीकरण को अपनाया गया। उद्योगपति कोटा के लिए जो पहले कोटा होता था, अब उसकी जगह प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को अपनाया गया। मतलब निजीकरण को इसमें बढ़ावा दिया गया। जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उनमें विनिवेशीकरण के द्वारा प्राइवेटाइजेशन को शामिल किया गया। ठीक है, थर्ड है, आयात निर्यात के लिए परमिट की जगह ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के साथ व्यापार को जोड़ना। पहले जो था कि भारत में जो व्यापार होता था भारत के अंदर ही होता था, और लेकिन 1991 के बाद में भारत अन्य देशों के साथ मतलब विदेशों में भी ग्लोबल स्तर पे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अर्थात एलपीक्यू की जगह एलपीजी स्कीम को अपनाया गया। इसको ऐसे याद रखते हैं, जैसे एलपीजी गैस होती है ना, उसी तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, एलपीजी स्कीम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 1991 में देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऊपर भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस भारत में हुआ था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। और वहीं वित्त मंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। देखते हैं एक एक करके। जैसे कि एलपीजी स्कीम को अपनाया गया, तो एलपीजी में पहली स्कीम थी हमारी उदारीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन। अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, मतलब अर्थव्यवस्था पर जो भी हमारे प्रतिबंध होते हैं, रेस्ट्रिक्शन होते हैं, उनको हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। मतलब उदारीकरण की नीति को अपनाना, उदारवादी होना। ठीक है, 1991 से पहले निजी उद्योगों पर कई प्रतिबंध थे। 1991 से पहले की बात करें तो बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर थे उन पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, प्रतिबंध थे। लेकिन 1991 के बाद उन पर प्रतिबंध हटा दिए गए। जैसे कि अगर प्रतिबंध की बात करें
तो वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण, पहले वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी। सेकंड है आयात लाइसेंस, जो भी इंपोर्ट करते थे उनके लिए लाइसेंस जारी लेना पड़ता था। थर्ड है हमारा फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, मतलब जो विदेशी मुद्रा नियंत्रण है वो भी भारत सरकार के द्वारा किया जाता था। उद्योगों का लाइसेंस व्यवस्था, मतलब उद्योग धंधे लगाने के लिए भी लाइसेंस व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी सरकार से लेना पड़ता था। उदारीकरण और आर्थिक सुधार, इसके बाद में देखो क्या क्या सुधार देखने को मिले। तो पहला है औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार। इसमें औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित जितने भी पॉसिबल रिफॉर्म थे वो किए गए। जैसे लाइसेंस की समाप्ति, पहले क्या था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर को लगाने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उसमें क्या कर दिया गया था, कुछ फ्लेक्सिबल हो गया, जो नीति थी वो कुछ फ्लेक्सिबल लचीलापन हो गया और आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, या उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सेकंड है हमारा वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार। वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार की बात करें कि पहले गवर्नमेंट बैंक ही होते थे, लेकिन 1991 के बाद में निजी बैंकों को भी खोलने की आज़ादी मिल गई। नेक्स्ट है हमारा कर संबंधी सुधार। अगर टैक्स रिलेटिव रिफॉर्म की बात करें तो हमारा है कर दरों में वृद्धि। जो टैक्स की रेट पहले बहुत ज़्यादा हाई थी, वो 1991 के बाद में काफ़ी कम कर दी गई, जिससे कि हमारा इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, आगे देखेंगे हम निजीकरण। निजीकरण की अगर बात करें, इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट होना, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपना। जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उनमें डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेशीकरण के द्वारा उनको प्राइवेट सेक्टर को सौंपा गया, मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया, शामिल किया गया। एक तरह से बोले कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब देखते हैं निजीकरण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। निजीकरण के लाभ, गुणवत्ता में सुधार। निजीकरण के अपनाने से गुणवत्ता, जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला। सेकंड है प्रोडक्शन में विस्तार। जो प्रोडक्शन 1991 से पहले बहुत ही लिमिटेड उसमें होता था, लिमिटेड था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार हुआ। थर्ड है भ्रष्टाचार में कमी। जब 1991 से पहले ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर में था या समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा रहा था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा था। लेकिन 1991 के बाद में जो निजीकरण अपनाया गया तो इससे भ्रष्टाचार में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं निजीकरण की हानियाँ। निजीकरण के जहाँ लाभ हैं वहाँ कुछ ना कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे पहली बात करें, सामाजिक कल्याण की भावना का अभाव। जब निजीकरण हो जाएगा तो निजीकरण में क्या होता है कि कंपनी का जो मोटो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है, उसमें सामाजिक कल्याण की भावना का ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये एक इसका बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक है। सेकंड है वंचित वर्गों की समस्या। वंचित मतलब जो भी हमारे पिछड़े या वंचित समाज के लोग हैं, उनकी समस्याओं को इसमें विशेष ध्यान नहीं रखा गया और वो इससे वंचित रहे। अगला है असमान विकास। असमान विकास की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में वहीं पब्लिक वेलफेयर की बात की जाती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की बात की जाती है। तो इससे क्या है कि जो डेवलपमेंट हुआ वो असमान रूप से देखने को मिला। तो ये इसकी क्या है, हानियाँ हैं। आगे देखेंगे, आगे है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। पहले जो देश की अर्थव्यवस्था जो बिजनेस किया जाता था वो देश के अंदर होता था, और अब 1991 के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया गया और विदेशों के साथ भारत ने व्यापार करना शुरू कर दिया, और भारत की और विदेशों की कंपनियां भारत में आने लगी और भारत की कंपनियां विदेशों में जाने लगी। इस तरह से कंपटीशन की भावना बढ़ी और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी के क्षेत्र में रिफॉर्म देखने को मिले। ठीक है, आइए देखेंगे आगे। अगला है विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि। जैसे ही 1991 के रिफॉर्म हुए, इससे हमें विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि देखने को मिली। जो पहले जो फॉरेन कंट्री थी वो कम उसमें कर सकती थी इन्वेस्ट, अब उनको उनसे कैप हटा दिया गया और वो लार्ज अमाउंट में भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, वहीं दीर्घकालिक व्यापार नीति।
पहले जो शॉर्ट टर्म बिजनेस पॉलिसी थी, अब उनको लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसी यानी दीर्घकालीन व्यापार नीति में बदल दिया गया। और थर्ड है हमारा प्रतिबंधों की समाप्ति। जो पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे विदेशों के साथ व्यापार करने से, अब उसको कम कर दिया गया या बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब देखेंगे आर्थिक नीति के प्रभाव। आर्थिक नीति के प्रभाव में हम देखेंगे सबसे पहले लाभ। इसके लाभ क्या क्या हुए। अगर लाभ की बात करें तो हम औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली, बिल्कुल सही बात है। 1991 के रिफॉर्म के बाद में औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम बूम पे होता चला गया। ठीक है। सेकंड है हमारा राजकोषीय घाटे में कमी। जो पहले हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था, अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। थर्ड है हमारा विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। जो हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, यानी कि लगभग $6 बिलियन की रह गया था, जो मुश्किल से 2 महीने के आयात के लिए सफिशिएंट था। अब उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। अब मैं 2022 की डेटा की बात करूं तो $623 बिलियन तब हमारा फॉरेन रिजर्व पहुंच गया था। ठीक है। फोर्थ है हमारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मतलब इन्फ्लेशन पर कंट्रोल। 1991 के बाद में जो मुद्रास्फीति, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उस पर भी कंट्रोल देखने को मिला। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा विदेशी निवेश में वृद्धि। विदेशी निवेश में वृद्धि देखने को मिली। जो पहले विदेशों की जो कंपनियां थी, पहले कम अमाउंट में इन्वेस्ट करती थी, अब उनको उनसे क्या हटा लिया गया, उनको इनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया गया। अब वो लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं भारत में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट कंपटीशन की शुरुआत। पहले इंडिया का जो बिजनेस होता था वो इंडिया के अंदर होता था, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई है तो विदेशों के साथ भारत का बिजनेस होना स्टार्ट हो गया और कंपटीशन की मार्केट को बढ़ावा मिला, जिससे एक दूसरे की होड़ में कंपनियों ने लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक पहलू है। ठीक है। वहीं इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। कृषि निवेश में गिरावट। एलपीजी स्कीम के बाद में कृषि निवेश में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो मेजर फोकस था वो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। बेरोजगारी में बढ़ावा देखने को मिला। थर्ड है हमारा सरकारी विनिवेश। सरकारी विनिवेश बोले तो जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी, उनका जो हिस्सा बेचकर निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा गया, जिससे हमारे सरकारी विनिवेश को बढ़ावा मिला। असमान विकास, मतलब विकास जो था वो इक्वल नहीं था। जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी या समाजवादी इकोनॉमी में पब्लिक वेलफेयर की बात रखी जाती है, वहीं कैपिटलिस्ट या निजीकरण में मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जाती है, तो इससे अनइक्वल डेवलपमेंट देखने को मिला। वहीं भारतीय उद्योगों का निम्न विकास, और जो भारत के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनमें निम्न स्तर का विकास देखने को मिला, क्योंकि विदेशों की तुलना में जो विदेशों की कंपनियां थी उनमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म देखने को मिला और उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो उनके कंपैरिजन में भारत का जो उद्योगों का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 1991 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उसको हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर 1991 या उसके बाद से ये जो रिफॉर्म आते हैं, अगर वो क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें हमने महत्वपूर्ण जितने भी पॉसिबल महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको कवर करने की कोशिश की है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।